नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने उत्तर प्रदेश के भूगोल पर कुछ बहुत ही दिलचस्प विजुअल इन्फोग्राफिक्स हैं और हम इसके नक्शे की एक एक परत उधेड़ने वाले हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि कौन सा जिला कहाँ है। हाँ, हम एक तरह से उत्तर प्रदेश का एक मेंटल जीपीएस बनाने की कोशिश करेंगे। इसका आकार कितना बड़ा है, इसकी सीमाएं कहाँ-कहाँ और किन-किन से मिलती हैं। और कुछ ऐसी बारीकियां जो अक्सर नक्शों में नजरअंदाज हो जाती हैं। सही कहा। हाँ, और इन स्रोतों की खास बात यह है कि ये बहुत ज्यादा विस्तृत हैं। इसमें कुछ भी मिस नहीं करना है वाला नजरिया अपनाया गया है। तो चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं और उत्तर प्रदेश को एक नए नजरिए से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी हिस्से में है, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, ये तो जाहिर है। लेकिन इन स्रोतों में एक बड़ी दिलचस्प जानकारी मिली कि इसका भूभाग प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग बात है। ये नाम सुनने में तो भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? गोंडवाना लैंड वो विशाल महाद्वीप था जो करोड़ों साल पहले मौजूद था। अच्छा। बाद में जब ये टूटा तो उसी से आज के अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप बने। अरे वाह। तो जब हम कहते हैं कि यूपी का पठारी हिस्सा गोंडवाना लैंड का भाग है, तो इसका मतलब है कि हम उस जमीन पर चल रहे हैं जिसकी जड़ें दुनिया के इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। वाह, यानी यूपी की जमीन सिर्फ भारत के इतिहास से नहीं बल्कि धरती के इतिहास से जुड़ी है। बिल्कुल। अब इसके आकार पर आते हैं। आंकड़े बताते हैं कि इसका कुल क्षेत्रफल 2,40,09,28 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का 7.33% है। 7.33। इसका मतलब है कि ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, इससे बड़े सिर्फ 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसे और आसानी से समझने के लिए देखिए, अगर आप पूर्व में बलिया से पश्चिम में शामली तक गाड़ी चलाएं तो आपको लगभग 650 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। 650 किलोमीटर? हाँ। और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई करीब 240 किलोमीटर है। तो कह सकते हैं कि ये राज्य लंबा ज्यादा और चौड़ा कम है। यहाँ कुछ तकनीकी आंकड़े भी हैं, अक्षांश और देशांतर के। अब ये नंबर सुनने में थोड़े बोरिंग लग सकते हैं। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। नहीं, बोरिंग नहीं। क्या इन नंबरों का कोई दिलचस्प मतलब भी है? बिल्कुल है। यही नंबर तो इसकी असली कहानी बताते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश का मतलब है कि राज्य का दक्षिणी सिरा, जैसे सोनभद्र, वो कर्क रेखा के बहुत करीब है। ओके। इसीलिए वहां जबरदस्त गर्मी पड़ती है। राइट। वहीं 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी सहारनपुर वाला इलाका उप हिमालयी क्षेत्र में आ जाता है, जहां का मौसम बिल्कुल अलग है। तो ये अक्षांशीय फैलाव ही उत्तर प्रदेश को इतनी जलवायु विविधता देता है। एग्जैक्टली। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पूर्वी जिले बलिया और सबसे पश्चिमी जिले शामली के सूर्योदय के समय में भी अच्छा खासा अंदर होगा। निश्चित रूप से। देशांतरीय विस्तार जो है 77 डिग्री 5 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्व तक, वो लगभग 7.5 डिग्री का है। हर डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि दोनों के स्थानीय समय में करीब 30 मिनट का फर्क होगा। आधा घंटा। हाँ, बलिया में सूरज शामली के मुकाबले लगभग आधा घंटा पहले उगता है। कमाल है। अच्छा, तो हमने राज्य के आकार का एक अंदाजा लगा लिया है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्यों ना एक काल्पनिक यात्रा पर चलें? जरूर। अगर हमें यूपी के बिल्कुल उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी छोर पर जाना हो तो हम कहाँ पहुंचेंगे? ये बढ़िया तरीका है इसे याद रखने का। इन इन्फोग्राफिक्स में एक नक्शा इसी पर केंद्रित है। हाँ। अगर आप सबसे उत्तर में जाएंगे तो आप पहुंचेंगे सहारनपुर। ठीक है। सबसे पूर्व की ओर जहां बिहार की सीमा शुरू होती है वहां है बलिया, और सबसे पश्चिम में हरियाणा की सीमा पर आपको मिलेगा शामली। और सबसे दक्षिणी, यह एक पेंच है। हाँ, यहाँ मामला थोड़ा सा ट्रिकी है। नक्शे को पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि ललितपुर, जो मध्य प्रदेश में एक पूंछ की तरह लटका हुआ है, वहीं सबसे दक्षिण में होगा। यही तो वो बारीक जानकारी है जो आसानी से छूट जाती है। नक्शे पर दिखने में ललितपुर भले ही नीचे लगे, हाँ, लेकिन अक्षांशीय रूप से यानी ग्लोब पर सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र जिले में पड़ता है। अच्छा। सोनभद्र का दक्षिणी हिस्सा ललितपुर से भी थोड़ा और नीचे तक फैला हुआ है। ये एक बेहतरीन ज्योग्राफिकल क्विज का सवाल बन सकता है। बिल्कुल, कुछ भी मिस नहीं करना है वाला पॉइंट है ये। हाँ। इन कोनों को जानने के बाद अब असली कहानी शुरू होती है, इन कोनों को जोड़ने वाली सीमाओं की।
किसी भी जगह की पहचान उसके पड़ोसियों से होती है, और यूपी के मामले में तो पड़ोसियों की एक लंबी लिस्ट है। बहुत लंबी। कुल 9 पड़ोसी, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। 9। ये संख्या ही अपने आप में बताती है कि ये राज्य भारत के लिए कितना अहम है। ये एक कनेक्टिंग स्टेट है। तो चलिए एक एक करके इन सीमाओं को देखते हैं। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक देश नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करता है। और ये कोई छोटी मोटी सीमा नहीं है, पूरी 579 किलोमीटर लंबी। हाँ, 579 किलोमीटर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक जीवंत सीमा है। इस पर 7 जिले पड़ते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। और इन 7 जिलों की संस्कृति, भाषा और अर्थव्यवस्था सब कुछ नेपाल से गहराई से जुड़ा हुआ होगा ना। बिल्कुल। इसे अक्सर रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है। ये सीमा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी है। व्यापार से लेकर पारिवारिक रिश्तों तक सब कुछ इस सीमा के आर पार चलता है। सही बात है। अब राज्यों पर आते हैं। उत्तर में नेपाल के अलावा 2 भारतीय राज्य हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हाँ, उत्तराखंड से 7 जिलों की सीमा लगती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक जिले की। हाँ, और वो जिला है सहारनपुर। और यही हिमाचल प्रदेश के साथ लगी हुई सीमा उत्तर प्रदेश की किसी भी राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा है। सबसे छोटी। हाँ, एक छोटा सा कोना है जो हिमाचल को छूता है। अच्छा। अब पश्चिम की तरफ चलते हैं जहाँ मामला थोड़ा पेचीदा है। थोड़ा सा। यहाँ 3 पड़ोसी हैं, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। जी। हरियाणा से 6 जिले लगते हैं, और इन नक्शों में एक चेतावनी भी दी गई है कि गाजियाबाद की सीमा हरियाणा से नहीं लगती। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। मुझे भी यही लगता था। नक्शे पर बहुत नजदीक लगते हैं, लेकिन असल में बीच में दिल्ली या बागपत आ जाता है। अच्छा। दिल्ली की बात करें जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उससे यूपी के 2 जिले लगते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। और यहीं पर एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। इन स्रोतों के मुताबिक यूपी के 8 जिले एनसीआर का हिस्सा हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। इसका मतलब है कि इन जिलों का विकास दिल्ली को ध्यान में रखकर किया जाता है। सही कहा। और शामली इस लिस्ट में शामिल होने वाला सबसे नया जिला है। ओके, अब पश्चिमी सीमा के आखिरी हिस्से यानी राजस्थान पर आते हैं। राजस्थान से मथुरा और आगरा, ये 2 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब आते हैं राज्य की सबसे लंबी सीमा पर, दक्षिणी सीमा। ये पूरी की पूरी सीमा एक ही राज्य के साथ है, और वो है मध्य प्रदेश। और इससे 1-2 नहीं बल्कि पूरे 11 जिले लगते हैं। 11? हाँ, ये बहुत लंबी और घुमावदार सीमा है। ये पश्चिम में आगरा से शुरू होती है और फिर इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर से होते हुए पूर्व में सोनभद्र तक जाती है। इस सीमा पर आपको हर तरह का भूभाग मिलेगा, चंबल के बीहड़ से लेकर विंध्य की पहाड़ियों तक। और यहीं पर ललितपुर की अजीबोगरीब भौगोलिक स्थिति फिर से सामने आती है। हाँ, वो तो है ही। नक्शे में साफ दिखता है कि ये जिला 3 तरफ से, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। बिल्कुल, नक्शे पर देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश ने इसे लगभग निगल ही लिया है। हाँ, बिल्कुल। झांसी के रास्ते एक पतली सी गर्दन ही इसे बाकी यूपी से जोड़ती है। तो प्रशासनिक और लॉजिस्टिक्स के नजरिए से ये एक बहुत ही अनोखी स्थिति होगी। बहुत ज्यादा। ललितपुर जाने के लिए आपको लगभग मध्य प्रदेश के अंदर से होकर गुजरना पड़ता है। दक्षिण के बाद अब दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ और झारखंड है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों ही राज्यों से उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक ही जिला सीमा बनाता है। एक ही? वो कौन सा है? सोनभद्र। अच्छा, फिर से सोनभद्र। हाँ। और अंत में पूर्वी सीमा जो बिहार के साथ है, इससे 7 जिले लगते हैं, सोनभद्र से शुरू होकर महाराजगंज तक। तो इस तरह से ये पूरा चक्र पूरा होता है। जब हम इन सभी सीमाओं को एक साथ देखते हैं तो कुछ बहुत ही रोचक जंक्शन पॉइंट्स या संगम बिंदु उभर कर आते हैं। बिल्कुल। और यहाँ का सुपरस्टार तो सोनभद्र ही है। बिना किसी शक के सोनभद्र भारत का शायद इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है। 4 राज्यों की? हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये एक असाधारण भौगोलिक स्थिति है। 1 मिनट, एक जिला और 4 अलग अलग राज्य। इसका मतलब तो ये हुआ कि सोनभद्र के किसी एक कोने में खड़े होकर आप 4 अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं
और राजनीतिक हकीकतों को देख सकते हैं। बिल्कुल, और ये प्रशासनिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होता होगा। हाँ, जाहिर है। इसे भारत का पावर कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पावर प्लांट हैं। इस एक जिले में इतनी विविधता है कि इसे समझना अपने आप में एक अलग अध्ययन का विषय है। वाह, ये तो किसी जीके क्विज का सबसे मुश्किल सवाल लगता है तो क्या स्रोतों में ये भी बताया गया है कि भारत में ऐसा कोई और जिला है? स्रोतों में तो नहीं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार सोनभद्र इस मामले में अद्वितीय है। दूसरा ऐसा ही एक अहम संगम बिंदु सहारनपुर है, जो 3 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं को छूता है। ये भी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अब जब हमने सीमाओं की इतनी विस्तृत यात्रा कर ली है तो राज्य के अंदर झांकते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये जानकारी भी राज्य के आंतरिक भूगोल को समझने में मदद करती है। सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, जो नेपाल सीमा पर है। अच्छा। इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। इसके बाद सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर का नंबर आता है। ये सभी बड़े जिले हैं। और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा जिला है हापुड़, जो एनसीआर में आता है। हापुड़। हाँ, इसका क्षेत्रफल काफी कम है, लेकिन जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा होगा। हापुड़ के बाद बढ़ते क्रम में गाजियाबाद, भदोही और फिर शामली हैं। तो एक तरफ लखीमपुर खीरी जैसा विशाल जिला है और दूसरी तरफ हापुड़ जैसा छोटा और घना बसा हुआ। तो आज हमने उत्तर प्रदेश के भूगोल की हर परत को सच में खंगाल डाला। हाँ, काफी गहराई से। हमने देखा कि क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमाएं 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से लगती हैं। हमने ये भी समझा कि मध्य प्रदेश के साथ इसकी सबसे लंबी और हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा है। लेकिन सिर्फ आंकड़े नहीं, हमने उनके पीछे की कहानी भी जानी। बिल्कुल, जैसे सोनभद्र और ललितपुर की अनूठी भौगोलिक स्थितियां जो उन्हें भारत के नक्शे पर खास बनाती हैं। सही बात है। ये सिर्फ रटने वाली जानकारी नहीं है, ये समझने वाली बात है कि कैसे एक जिला 4 राज्यों का संगम बिंदु बन सकता है, या कैसे एक जिला 3 तरफ से किसी दूसरे राज्य से घिरा हो सकता है। इन इन्फोग्राफिक्स ने हमें उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही सजीव और विस्तृत नक्शा दिया है। बिल्कुल, और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। उत्तर प्रदेश की ये जटिल भौगोलिक स्थिति, जहां इसकी सीमाएं इतने विविध राज्यों जैसे हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती हैं, इसने सदियों से यहाँ की संस्कृति, भाषा, अर्थव्यवस्था और राजनीति को किस तरह से प्रभावित किया होगा। बहुत गहरा सवाल है। क्योंकि सीमाएं सिर्फ